नमस्ते। चलिए आज समझते हैं कि हमारे शहर आखिर चलते कैसे हैं। ये सिर्फ कुछ नियमों की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है संविधान में दिए गए एक बहुत बड़े अधिकार की। आइए भारत की नगर पालिकाओं के इस संवैधानिक ढांचे को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारे मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट अगर खराब हो जाए तो उसे कौन ठीक करता है? या रोज सुबह जो कचरे की गाड़ी आती है वो व्यवस्था कौन देखता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, पर इनके जवाब सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की सबसे निचली और सबसे मजबूत कड़ी से जुड़े हैं। और मजे की बात यह है कि इन सभी सवालों का जवाब छिपा है हमारे संविधान के एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव में जिसने हमारी शहरों को अपनी किस्मत खुद लिखने का हक दिया और उनके काम करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस ऐतिहासिक कदम से जिसने शहरों को सिर्फ एक प्रशासनिक हिस्सा नहीं बल्कि एक संवैधानिक पहचान दी। तो बात है साल 1992 की, जब 74वां संविधान संशोधन आया। इसका मकसद बहुत बड़ा था, शहरों को स्वशासन की इकाई यानी यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस का दर्जा देना। मतलब अब शहर सिर्फ राज्य सरकार के आदेश पर नहीं चलेंगे, बल्कि अपने फैसले खुद लेंगे। ये इतना जरूरी था कि इसके लिए संविधान में एक पूरा का पूरा नया चैप्टर भाग 9A जोड़ दिया गया, जो सिर्फ और सिर्फ नगर पालिकाओं के बारे में है। ठीक है, संविधान ने शहरों को अधिकार तो दे दिया, पर ये नगर पालिकाएं आखिर होती कैसी हैं? क्या हर शहर के लिए एक ही तरह की व्यवस्था है? आइए देखते हैं कि संविधान ने इनकी बनावट कैसे तय की है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 243Q इसे बहुत सिंपल तरीके से 3 लेवल पर बांटता है। सोचकर देखिए, एक इलाका है जो अभी अभी गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां होगी नगर पंचायत। एक छोटा बसा बसाया शहर है तो उसके लिए होगी नगर परिषद। और फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनके लिए होते हैं पावरफुल नगर निगम। और इन सब की बुनियाद क्या है? लोकतंत्र। इन नगर पालिकाओं के सदस्य कहीं से मनोनीत होकर नहीं आते, बल्कि लोग उन्हें सीधे चुनते हैं। इसके लिए पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं, और हर वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन देखिए, शहर जितने बड़े होते हैं उनकी परेशानियां भी उतनी ही बड़ी और जटिल होती हैं, है ना? इसीलिए जिन शहरों की आबादी 3 लाख से ज्यादा है, वहां एक और लेवल जोड़ा गया है, वार्ड समिति। ये समितियां एकदम जमीनी स्तर पर काम करती हैं, ताकि छोटी छोटी स्थानीय समस्याओं को तेजी से सुलझाया जा सके। अब देखिए, कोई भी लोकतंत्र तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक समाज के हर तबके की आवाज उसमें शामिल ना हो। और इसी सोच को हकीकत बनाने के लिए आर्टिकल 243T में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें उनकी आबादी के अनुपात में रिजर्व की जाती हैं। और इसी में एक सबसे बड़ा और मैं कहूँगा कि एक क्रांतिकारी कदम है महिलाओं के लिए आरक्षण। कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती ही हैं। इस एक कदम ने स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। इसके साथ ही राज्यों को ये पावर भी दी गई है कि वे चाहें तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए भी आरक्षण का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छा, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? सीधा सा जवाब है 5 साल। और हाँ, अगर किसी वजह से इसे समय से पहले भंग कर भी दिया जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराना ही होगा। ठीक है, अधिकार मिल गए, लोग चुनकर आ गए, पर ये नगर पालिकाएं आखिर करती क्या हैं? इनकी शक्तियां क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो संविधान ने इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया है। आर्टिकल 243W नगरपालिकाओं को काम करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है। फिर आता है आर्टिकल 243X, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए टैक्स, ड्यूटी और टोल वसूलने का अधिकार देता है। और ये पक्का करने के लिए कि पैसों का बंटवारा सही से हो, आर्टिकल 243Y के तहत एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। और हाँ, ये शक्तियां सिर्फ कागज पर नहीं है। संविधान की 12वीं अनुसूची में बाकायदा 18 ऐसे काम गिनाए गए हैं जो नगर पालिकाओं के जिम्मे हैं। इनमें वो सभी काम शामिल हैं जो हमारे शहरी जीवन पर सीधा असर डालते हैं। शहर की प्लानिंग से लेकर साफ सफाई, पीने के पानी की सप्लाई और सड़कों का निर्माण तक। तो अब तक हमने ढांचा और शक्तियां समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली मशीनरी कौन सी है?
मतलब योजनाएं कौन बनाता है और निष्पक्ष चुनाव कौन करवाता है? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी की जान होते हैं निष्पक्ष चुनाव, और नगरपालिकाओं के मामले में ये भारी भरकम जिम्मेदारी दी गई है राज्य चुनाव आयोग को। आर्टिकल 243 ZA साफ साफ कहता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर चुनाव करवाने और नतीजों की घोषणा तक हर चीज का कंट्रोल इसी आजाद संस्था के पास होगा। अब विकास बिना प्लानिंग के तो हो नहीं सकता, सही है ना? इसके लिए दो बहुत जरूरी कमेटियां हैं। एक है जिला योजना समिति या DPC, जो पूरे जिले का एक मास्टर प्लान बनाती है, जिसमें गांव और शहर दोनों शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े महानगरों के लिए एक स्पेशल महानगर योजना समिति यानी MPC होती है, जो सिर्फ उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की प्लानिंग पर फोकस करती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। संविधान का आर्टिकल 243 ZG अदालतों को चुनावी मामलों में दखल देने से रोकता है, जैसे कि वार्डों का बंटवारा कैसे हुआ या सीटों का आवंटन किसे हुआ। इन मामलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनावी प्रक्रिया लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाइयों में न फंसे और समय पर पूरी हो। तो हमने ये पूरा सफर देखा कि कैसे 74वें संशोधन ने शहरों को अपनी किस्मत खुद लिखने का एक संवैधानिक हक दिया। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को वाकई जमीनी स्तर पर मजबूत बना रहा है? अगली बार जब अपने मोहल्ले की कोई टूटी सड़क या पार्क की कोई बुझी हुई लाइट देखें तो इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।